घबराना नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी संख्या में है। हमको सिर्फ दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक सीट से मतलब है और एक सीट हमको इसमें चाहिए। जनरली रेलवे के एग्ज़ाम में देखा जाता है कि जैसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 पेपर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक्स से, खास करके मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको माध्य माध्यिका बहुलक कहते हैं, विचलन है। तो इन सारी टॉपिक को आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और है कि करंट अफेयर्स को इग्नोर अभी के समय में नहीं करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। रेलवे परीक्षा जिसमें करोड़ों की संख्या में छात्र जो हैं शामिल होते हैं और लगभग 2 साल होने जा रही है और उनके एग्ज़ाम की तिथि अब जाकर आधिकारिक घोषणा होती है। पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि 15 दिसंबर से इसकी परीक्षा ली जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आप कुछ दिन बचे हुए हैं, हालांकि आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है, लेकिन अंत समय में महीने 2 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, इसके लिए हमारे साथ हैं पटना के प्रतिष्ठित और फेमस प्लेटफॉर्म कोचिंग के निदेशक नवीन सर। इनसे हम बात करेंगे कि अंतिम समय में आपको अपनी रणनीति कैसी बनानी चाहिए और किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। सर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, करोड़ों छात्र हैं, सीट जो है वो लाखों में है, कम से कम एनटीपीसी में तो 35 जा रही हैं लगभग। तो ऐसे समय में जब अंतिम समय है, छात्र तैयारी करते करते थक गए हैं, लेकिन ऊर्जा बनाए रखें और अंतिम समय में किस तरह पढ़ाई करना चाहिए, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो एचएस बिहार को हमारे तरफ से और प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। और जहाँ तक रेलवे एग्ज़ाम का सवाल है, लगभग 1.5 से 2 साल हो गया इस वैकेंसी का, और जो भी स्टूडेंट रेलवे का तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से सीरियसली लगे हुए हैं। हालांकि बीच में थोड़ा हतोत्साहित हो गए थे कि एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब 15 दिसंबर से एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट्स अभी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। हालांकि अभी ये डेट क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, कौन सा एग्ज़ाम बाद में होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि पहले मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले सकता है, और उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का मेन एग्ज़ाम, चूँकि वो 2 चरण में होना है, इस तरीके का हो सकता है। और जहाँ तक इतने कम समय की बात है, सबसे पहले तो हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि भीड़ वाली बात आप एक बोले कि इतना ज़्यादा रस है, 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं। रेलवे में प्रायः ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। अभी जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों वैकेंसी को अगर मिला दिया जाए तो करीब 1,40,000 के करीब वैकेंसी है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात करें तो 2,40,00,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरीके से ये बना रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के मामले में, कि कोई भी एग्ज़ाम में आज तक इतने स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए हैं। खैर, उससे घबराना नहीं है। हम तो स्टूडेंट को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं, 70% वैसे स्टूडेंट होते हैं। जनरली हम देखते हैं कि चलो इतनी संख्या में वैकेंसी आई है, फॉर्म भर देते हैं, दुकान चला रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, या पढ़ाई से लिंक टूट गया है, लेकिन 30% मेन कंपटीटर होते हैं कि जो कि पटना में रह कर तैयारी कर रहे हैं, या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह कर तैयारी कर रहे होंगे, या बाहर कहीं भी रह कर तैयारी कर रहे होंगे, या घर पर ही सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा कहना है कि इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितनी संख्या में है। हमको सिर्फ दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक सीट से मतलब है और एक सीट हमको इसमें चाहिए, उसी के लिए मेहनत करना है। और हम लगातार अभी तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, नहीं तो पहले क्या होता था कि रेलवे भर्ती बोर्ड, जितनी भी अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, सब की वैकेंसी पोस्ट वाइज अलग अलग आती थी। तो उस समय भी हम देखते थे प्लेटफॉर्म में, जब हम टेस्ट वगैरह उस समय भी चलाते थे, स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आते थे। जम्मू कश्मीर बोर्ड में 1 सीट के लिए वैकेंसी निकलता था और 1 सीट पर अपने कोचिंग के बच्चे का रिजल्ट होता था। तो घबराना इस बात को लेकर के नहीं है। खूब आप अच्छे से तैयारी करिए, सीरियसली तैयारी करिए। और अभी जितना कम समय बचा हुआ है, हमको लगता है कि अधिक से अधिक अभी सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, और इस बीच में आप जितने भी पढ़ाई किए हैं उसका अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए। और अपना हमेशा जब भी सेट बनाएं
सेट बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि सेट सिर्फ लगातार हम बनाते जाते हैं। सेट बनाने का ये मतलब होता है कि जिस सेट को भी हम बना रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो उसका डिस्कशन या उसका आपस में डिबेट जरूर करना चाहिए, या अगर जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो उसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि अगला जब दूसरा सेट हम बनाएं, अगर उसी तरह का क्वेश्चन अगर हमको दोबारा से मिलता है, सेम नहीं उस टाइप का मिलता है, तब भी आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप ठीक से सिर्फ सेट बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, तो पता चलेगा कि इस सेट में अगर 60 नंबर आ रहा है तो वही 58 से 62 तक में घूमते रहेगा, बहुत ज़्यादा स्कोर प्लस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डिटेल आप एक्सप्लेनेशन करते चले जाएंगे तो पता चलेगा क्रमशः आपका स्कोर बढ़ते चला जाएगा। आज 60 आ रहा है, फिर 62, 65, लगातार इससे आपको फ़ायदा समझ में आएगा। सर आपने सेट की बात किया सर, तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे में छात्र जो हैं वो सेट जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाएं या अब उनको अंतिम समय में कंप्यूटर पर भी प्रयास करना चाहिए देकर एग्ज़ाम? एक्चुअली में होता क्या है कि फिर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जैसे इसके दो पहलू हैं। जनरली कंप्यूटर वाली बात तो हम फिर बाद में करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा कि जैसे जनरली रेलवे के एग्ज़ाम में देखा जाता है कि जैसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 पेपर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहना है, और अप्रॉक्स अगर एनटीपीसी की बात करें कि 8 से 10 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, और ग्रुप डी की बात करें तो 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपका साइंस से रहेगा। तो मेरा कहना है कि बिहार के बच्चों का, और या कहिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों का, हमेशा से मैथ और रीजनिंग पेपर में बहुत प्रॉब्लम नहीं रहा है, और हमेशा से ये दोनों पेपर स्कोरर पेपर रहा है। अगर ये दोनों पेपर का कंसेप्ट क्लियर रहता है तो 50 में 45, 46, 50 भी ला सकते हैं, 60 में 55 तक ला सकते हैं, या 60 में 60 भी ला सकते हैं, और उधर से थोड़ा सा प्लस कर देंगे, अगर 70 प्लस स्कोर बच्चे करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। और जहाँ तक अभी आप बोले, इसलिए क्वेश्चन बैंक का भी मदद लेना चाहिए स्टूडेंट को। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करें, उसके बाद अच्छे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक से बनाने का प्रयास करें, और लास्ट मोमेंट में कम से कम 5 से 10 सेट ऑनलाइन ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस पहले से बच्चों का नहीं रहता है तो 4 से 5 मार्क्स का अंतर श्योर हो जाता है। और यहाँ तो आप ये देखेंगे कि 1 मार्क्स का अंतर होता है तो कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे रैंक में ऊपर से नीचे हो जाते हैं। 4-5 नंबर तो बहुत मायने रखता है, या उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस तो एकदम बेहद ज़रूरी है। माउस पे आपका पकड़ होना ही चाहिए, या क्या प्रोसेस है, इसलिए अच्छे ऑनलाइन जो टेस्ट आयोजित करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो उनका मदद लेना चाहिए। सर मैं कुछ और विस्तार में जानना चाहूँगा, जो मैथ है और रीजनिंग दो आपने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसका आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैथ में वैसे कौन से पोर्शन हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? और फिर से मैथ में वैसे भी पोर्शन बताएं सर जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं। मैथमेटिक्स, दूसरा अर्थमेटिक। तो जनरली देखा जाता है कि 30 to 40% क्वेश्चन एडवांस मैथ से रहता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर है। चूँकि मैक्सिमम बच्चे एडवांस मैथ में सफ़र करते हैं, तो मेरा कहना ये है कि अगर 8 से 12 क्वेश्चन तक एडवांस मैथ से आपका रहेगा तो क्लियर कर दे, एडवांस मैथ में कौन कौन से, जैसे कि औसत होता है, परसेंटेज? एडवांस मैथ में औसत नहीं होता है परसेंटेज। एडवांस मैथ में होगा ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रिज्म, पिरामिड, या मेंसुरेशन को भी बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ में जोड़ लेते हैं। इसके अलावा आपका आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक्स से, खास करके मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको माध्य माध्यिका बहुलक कहते हैं, विचलन है। तो इन सारी टॉपिक को आपको ध्यान देना चाहिए, और इन सारी टॉपिक को अगर सेलेक्टिव ध्यान देना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हाल के दिनों में एग्ज़ाम हुआ है, जैसे एलपी टेक्नीशियन का हुआ है, इसके अलावा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, या पिछला एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, या रेलवे जेई के एग्ज़ाम को भी ले सकते हैं। चूँकि मैथ में कहीं पर भी अंतर नहीं है, तो उसमें जितना भी एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छे से बनाएं, और 100% गारंटी है कि उसका फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक अर्थमेटिक का सवाल है, तो टारगेट बना लें कि 10 से 20 सेट जितना अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर उसी को पूरा कंसेप्ट समझ करके अच्छे से बना देंगे तो रेलवे में मोर देन 90% क्वेश्चन का टाइप रिपीट करता है।
तो अगर 20 सेट ही अच्छे से बनाते हैं, 20 सेट का मतलब हुआ 500 से 600 क्वेश्चन ही। अगर उतने क्वेश्चन को ही अच्छे से बना दिया जाए तो 90% बच्चों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इसके अलावा मैथ के वैसे टॉपिक को भी चिन्हित करना चाहिए कि जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछता है। कुछ चैप्टर ऐसा है जहाँ से ज़्यादा सवाल रहता है और मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी। अब जहाँ तक रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में पहले क्या होता था, आज से 4 साल 5 साल पहले जो रीजनिंग पूछा जाता था, कोई भी बच्चे 10 सेट अगर प्रीवियस बना लेते थे, 11वां सेट में 100% रीजनिंग का क्वेश्चन बना लेते। लेकिन अभी वर्तमान में जो पैटर्न चेंज किया है उसमें 30 to 40% क्वेश्चन के टाइप को अपग्रेड किया गया है। 30 to 40% क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होता ही होता है, खास करके उसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, वहाँ मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है, पजल वगैरह है। तो मेरा कहना यह है कि उन 30-40% क्वेश्चन को आप चिन्हित करें और बाकी क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा नहीं भी मेहनत करेंगे तो वो खुद से भी आप बना देंगे, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन इस 30 to 40% क्वेश्चन पर अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये आपके स्कोर को निसंदेह बहुत ऊपर लेके चला जाएगा और आपको रिजल्ट के लिए जितना स्कोर चाहिए उतना आप कर पाएंगे। इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बातें होती है फाइनल रिजल्ट के लिए कि मैक्सिमम बच्चों का सवाल होता है कि सर इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो हालांकि कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करता है। कट ऑफ रेलवे का इन बातों पर निर्भर करेगा कि जिस बोर्ड का आप चूज किए हैं, चूँकि अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, वहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अप्लीकेंट हैं यानी फॉर्म डाले हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। उसके बाद सवाल ये उठेगा फिर कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन के मामले में अब बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इस मामले में हुआ है कि अब नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। यहाँ पर बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सिटिंग में बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिटिंग में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिटिंग में इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि काफ़ी सिटिंग्स में चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं कि रेलवे एनटीपीसी का जब भी एग्ज़ाम होगा तो मिनिमम 1 महीने से कम नहीं चलेगा। 2 से 3 सिटिंग डेली होगा, 3 सिटिंग डेली होगा लगभग। तो उस परिस्थिति में क्वेश्चन का जब स्तर अलग अलग होता है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे हो जाता है। तो जनरली देखा जाता है कि बच्चों को घबराना इस मामले में नहीं चाहिए कि अगर टफ़ क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों को हमेशा लगता है कि मेरे सिटिंग में तो टफ़ क्वेश्चन पूछ दिया, हम तो 40 ही क्वेश्चन बना पाए, 50 ही क्वेश्चन बना पाए। अब बहुत सिटिंग में इजी पूछा तो वो बच्चे 70, 80, 85, 90 तक बना पाते हैं। तो मेरा कहना है कि बच्चों को बिल्कुल भी ये देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले एएलपी का अगर उदाहरण आप लेते हैं तो वहाँ जिन बच्चों का 40 मार्क्स आया था टफ सिटिंग में, जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो कम से कम 20 से 25 मार्क्स बढ़ गया, 60 से 65 नंबर उनका हो गया। तो और जिन मॉडरेट में 10 से 12 नंबर तक बढ़ा और आसान में कुछ घट भी गया या बराबर रहा या 2-3 मार्क्स बढ़ा। इसलिए इसको लेकर के बिल्कुल भी स्टूडेंट को चिंता नहीं करनी चाहिए और जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अपना 100% देने का प्रयास करें। और सबसे लास्ट में हम एक महत्वपूर्ण चीज़ बोलेंगे, चूँकि रेलवे के एग्ज़ाम में 1/3 निगेटिव होता है, 1/3 निगेटिव, इसलिए जो जान रहे हैं निश्चित रूप से उसी को आप बनाने का प्रयास करें और वहाँ पर आंख मूंद करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉस ही होना है, उससे फ़ायदा नहीं होना है। तो हालांकि इसका सबसे बेहतर उपाय होता है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के दरमियान आप एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लें कि 1.5 घंटे का टाइम हमको देना है 100 क्वेश्चन में और एक लिमिट टाइम में। और बेहतर इससे ये होगा कि अगर 2-4 बच्चे एक जैसे ग्रुप के मिल जाएं तैयारी करने वाले तो कम्पिटिटिव आइडिया आपस में शेयर होते रहता है, एक कंपटीशन की भावना आपस में रहती है और तब जाकर उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब जाकर के आप 1/3 निगेटिव घटा करके तब स्कोर मिलाएं कि आप कहाँ पहुँच पाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों से हमको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। और सबसे एक चीज़ और है कि करेंट अफेयर्स को इग्नोर अभी के समय में नहीं करना है। और मैक्सिमम अभी जो जैसे आप बिहार एसएससी का कुछ देर पहले इंटरव्यू लिए मेंस का, या फिर बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, पीटीबी उसका आगे होना है, तो हर जगह करंट की महत्ता अभी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसलिए ये ऐसा सेक्शन है कि 6 से साल भर तक का करंट अफेयर्स इसमें पूछता है। तो इसलिए स्टूडेंट को डेली आधा घंटा से 1 घंटा समय निकाल करके करंट अफेयर्स पर भी मेहनत करना चाहिए। ये भी आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा।
तो ये थे हमारे साथ नवीन सर जिन्होंने बताया वैसे टिप्स जिसको आप अपना कर इस बड़ी परीक्षा में है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इनके बताए हुए टिप्स पर ज़रूर चलें, उसको फॉलो करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करो, हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।